चलिए बेटा शुरू किया जाए। तो कल कहाँ थे हम लोग बेटा? अ, भूकंप पे चर्चा हो रही थी, बोले बेटा? तो भूकंप पे कहाँ तक पहुंचे हैं, थोड़ा हमें बता दें। अच्छा, तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ से दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, बोले बेटा? कौन कौन सी? पी और एस तरंगें। पी फॉर प्राइमरी। किस प्रकार की तरंग है बेटा, इसका क्या नेचर है? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल हिंदी में अगर कहे तो अनुप्रस्थ कि अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। कैसे चलती है ये? इसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंगों के चलने की ही दिशा में होता है। यानी ये तरंगे कैसे मूव करती हैं बेटा? कंप्रेशन एंड रेअट्रैक्शन। दबती है, फैलती है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था ना बेटा, जैसे स्प्रिंग, तो खींचिए और छोड़िए लाइक दिस। तो इसमें माध्यम के कणों का कंपन जो होता है वो तरंगों के चलने की दिशा में ही होता है। जैसे तरंगों का मूवमेंट अगर इधर की ओर हो रहा है तो जो माध्यम के कणों का वाइब्रेशन है वो ऐसे ऐसे होता है ना बेटा? फिर करीब करीब, फिर दूर दूर। तो वाइब्रेशन किधर हो रहा है बेटा? तरंगों के संचरण की दिशा में। और एस तरंगे कैसी है बेटा? ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स माने हाँ कुछ इस तरह से, है ना बेटा? इसमें जो माध्यम के कणों का कंपन होता है वो तरंगों के चलने की दिशा के वर्टिकल होता है, ऊपर नीचे, लाइक दिस। ये ध्यान रखना है बेटा। इसमें माध्यम के कणों का कंपन इस तरफ होता है और इसमें तरंग इधर जाती है, लेकिन माध्यम के कणों का कंपन ऐसे होता है, ऊपर नीचे। एक्चुअल में ये हर जगह की सापेक्षिक स्थिति दिखाई जा रही है, यानी कंपन की, है ना बेटा? तो ऊपर जा रहा है, नीचे, ऐसा नहीं कि बारी बारी से हो रहा, ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा। क्लियर हुआ बेटा? एक नोट बनाइए। जो भूकंप की तरंगे होती है ना बेटा, थोड़ा सा विश्लेषण करिए। भूकंप की तरंगे क्या हम मनुष्यों को सुनाई देती है? अगर तरंग है और इसकी मूवमेंट आप देख रहे हैं कि ध्वनि तरंगों जैसी ही है, यानी ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये भी अनुदैर्ध्य तरंग है। तो क्या इसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है? नहीं। काहे? जी बेटा? अरे बाप रे, ब्लंडर है बेटा। तरंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पे इनको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं इंफ्रासोनिक, एक को कहते हैं सोनिक, और एक को अल्ट्रासोनिक। यानी अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। ये जो डिमार्केशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज माने, हाँ हिंदी बोल रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हर्ट्ज? ऑसिलेशन पर सेकेंड, बस, और कुछ भी नहीं। तो अब ये कि ऑसिलेशन पर सेकेंड एक लंबा सा शब्द है, इसको ना बोल के हर्ट्ज बोल दीजिए। तो आप कंपन प्रति सेकंड कहिए या हर्ट्ज कहिए, बात एक बराबर। जब हमने कहा 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम। वैसी सभी तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होगी, उसे हम मनुष्य नहीं सुन पाएंगे। क्लियर है बेटा? जिन तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक होगी वो भी हम नहीं सुन पाएंगे। यानी जो ऑडिबल रेंज है हम लोगों की 20 टू 20 के हर्ट्ज, 20 से 20 किलो हर्ट्ज। किलो कहिए, हजार कहिए, कोई परेशानी नहीं। तो हमारी जो रेंज है ऑडिबिलिटी की वो क्या है बेटा? 20 टू
20K हर्ट्ज। क्लियर है बेटा? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अब भूकंप वाली किधर है? भूकंप वाली इधर है कि भूकंप वाली उधर है? क्योंकि अगर इसके बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी होती तो हम मनुष्य सुनते जरूर होते। एक बात तो तय है कि भूकंप की तरंगों की आवृत्ति या तो इधर है या तो इधर है। एक बात होता है कि इसके बीच में नहीं है, क्योंकि इसके बीच में अगर होती तो हम मनुष्य जरूर सुन लेते। क्लियर है बेटा? हाँ, एक बात, ये मनुष्यों की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है हियरिंग की, ये सारे स्पेसीज की नहीं। हर स्पेसीज की हियरिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन का तरीका अलग अलग है। जैसे डॉल्फिन वगैरह है ना बेटा, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करती हैं, हम मनुष्यों को नहीं सुनाई देती। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में वो अपने साथी के साथ कम्युनिकेट कर लेती हैं पानी में, लेकिन वो ध्वनि हम मनुष्य नहीं सुन पाते क्योंकि वो ऑडिबल रेंज के बाहर है। तो वो सब अलग चीज है बेटा, वो साइंस वाइंस पढ़ेंगे तो उस पर माथापच्ची होगी ज्यादा। भूकंप की तरंगे अवश्रव्य तरंगे होती है। कैसी होती है बेटा? अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक। और अवश्रव्य अगर हैं तो कहानी साफ है, यानी इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। दैट्स वाई हम मनुष्य नहीं सुन पाते, लेकिन बहुत ढेर सारे लोग इसको सुन लेते हैं। क्लियर है? बड़ी मजेदार बात है कि भूकंप के आने की सूचना हमें नहीं मिल पाती, यानी हम अब तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना पाए जो ये बता दे कि भूकंप आ रहा है। मिनट 2 मिनट पहले पता चल जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कुछ एनिमल्स इसकी सूचना दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी बड़ी जबरदस्त सूचना डक देते हैं, बड़ा ट्रेंड करना पड़ता है उनको। डक माने, हाँ, बतख, वेरी गुड। तो इनको सूचना के लिए ट्रेंड करना पड़ता है। जैसे यूएस वगैरह पे मैंने सुना है कि वो ट्रेंड डक रखे हुए बोलना शुरू करते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं। हर एनिमल इसको सुन लेता है, लेकिन हर एनिमल के रिएक्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब हो सकता है आप उसके रिएक्शन को ना समझ पाए, वो अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। अब उसकी भाषा आप सुन पा रहे हैं तब तो ठीक। जैसे डॉग सुन लेते हैं, बिल्लियां सुन लेती हैं, हाथी सुन लेता है, पक्षियां सुन लेती हैं। पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि जब पक्षियां दिन में तो खैर आती जाती रहती है अपने घोंसले में, लेकिन कहा जाता है कि रात में पक्षियां अगर अपने घोंसले छोड़ के उड़ जाएं अचानक और जोर जोर से चिल्लाने लगे आकाश में, तो आप तो बाहर निकल के बस देखोगे कि क्या हो रहा है। अमूमन जो निशाचर प्रवृत्ति की पक्षियां हैं, है ना बेटा, जैसे उल्लू एक्सेट्रा, इनका मूवमेंट तो रात में होता है, लेकिन ज्यादातर पक्षियां रात में अपना मूवमेंट नहीं करती। और अचानक एकदम चहचहाट सुनाई देने लगे, सारी पक्षियां अपने घोंसले छोड़ के हवा में उड़ने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो बस समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर वो गड़बड़ आप ढंग से समझते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ समझते समझते गड़बड़ हो जाएगा, है ना बेटा? गाय भैंस सुन ले। कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि इरेगुलर बिहेवियर करने लगते हैं, यानी इनका जो व्यवहार होता है वह असामान्य व्यवहार होने लगता है। अब हम नहीं समझ पाते, तो थोड़ा एक लाइन बेटा जोड़ लो, देखिए। भूकंप से उत्पन्न तरंगे, भूकंप से उत्पन्न तरंगे किस प्रकार के बेटा? अवश्रव्य प्रकार की तरंगे होती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगे किस प्रकार के बेटा? अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं बेटा? इंफ्रासोनिक, या हिंदी में अवश्रव्य। इंफ्रासोनिक या क्या बेटा? अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्लियर है बेटा? और अवश्रव्य तरंगे जब भी कही जाएंगी तो इसका मतलब अपने दिमाग में तुरंत बैठा ही है कि लेस देन
20 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब मैंने आपको समझा दिया। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की इकाई है भाई, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। हर्ट्ज से हम लोग क्या नापते हैं? फ्रीक्वेंसी। साइंस पढ़ेंगे, तरंग वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब कायदे से समझेंगे। क्लियर हुआ बेटा? अब थोड़ा सा कुछ चीजें समझना है। जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे बहुत शुरू में, तो मैंने आपसे बात किया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जगह से मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, एस्टेरॉइड्स हैं, वैल्केनोज हैं, तमाम सूचनाएं देते रहते हैं। कोई कोई सूचना देता है, कोई कोई सूचना देता है, लेकिन सबसे क्लियर इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो भूकंप देते हैं। तो आखिर ये कैसे देते होंगे वो थोड़ा समझना है। तरंगों की प्रॉपर्टी आपको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक माध्यम में कोई भी तरंग सीधी रेखा में चलती है। अगर मीडियम नहीं बदला तो कोई भी तरंग है वो लीनियर चलती है, लेकिन माध्यम अगर बदल गया तो तरंग अपने मूल मार्ग पर नहीं चलती। अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है बेटा? डेविएट हो जाती है, हट जाती है। फिजिक्स में क्या कहते हैं इसे? कोई नाम है इसका? है वर्तनी कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। लेकिन वो डेविएट होके और फिर सीधी रेखा में हो जाती है। माने जो भी उसका जैसे माध्यम बदलेगा वो डेविएट होगी, लेकिन डेविएट होके फिर सीधी रेखा में चली जाएगी। बोल नहीं रहे? लेकिन डेविएशन के बारे में कुछ आइडिया है कि किधर की ओर डेविएट होती है? अब डिपेंड ये करता है कि तरंग किधर से किधर जा रही है। अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है तो है? हाँ हाँ, नॉर्मल जिसको अविलंब कहते हैं, उससे वो दूर हो जाएगी। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण तो बराबर होगा ही नहीं, ये तो पहले से पता है। लेकिन हमेशा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल हमेशा बड़ा हो जाएगा इंसिडेंस एंगल से। और जब तरंगें विरल से सघन माध्यम की ओर जाएंगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएंगे, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। फिर ऐसी दशा में क्या होगा? साइंस वाइंस पढ़े हैं भैया? तो कुछ है आइडिया इस सब के बारे में? ये 6 क्लास से पढ़ा जाता था। जो रेगुलर पढ़ रहे हो उसका तो आइडिया है ही नहीं, और जो पढ़े नहीं हो उसका तो पता नहीं क्या हाल है। जो चीजें अपने एकेडमिक में पढ़ रहे हैं बेटा उसका तो आइडिया रखिए ना। प्रकाश का अपवर्तन सिलेबस में है ही नहीं है आपके, हाई स्कूल इंटर में है ही नहीं है सिलेबस में ना। अरे हर जगह है यार, कहाँ नहीं है वो। अब आपको उसको भी ना पढ़े तो फिर बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी। बहरहाल, तो ये आइडिया है ना बेटा। तो क्या धरती के नीचे के जो माध्यम है वो सब एक ही जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। देख रहे हो, कहीं ठोस है, कहीं अर्ध ठोस है, कहीं तरल है। तो अब ये सब जो आइडिया हमको लगता है तो कुछ तरंगों का नेचर भी अलग अलग होता है। जैसे मैंने कहा कि जो अनुप्रस्थ तरंग है यानी ट्रांसवर्स वेव है, ये लिक्विड माध्यम में प्रोपगेट नहीं करती। जो अनुदैर्ध्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये किसी भी माध्यम में ट्रेवल करती होगी। तो ये कैरेक्टर है तरंगों का। तो अगर इस कैरेक्टर को ध्यान में रखें तो एक बात तो समझ में आ रही है कि पी तरंगे हर माध्यम में चलती होंगी। लेकिन एक बात और समझ में आ रही है कि पी तरंगे हर माध्यम में तो जरूर चलती होंगी, लेकिन सीधी नहीं चलती होंगी, क्योंकि माध्यम तो है लेकिन माध्यम डिफरेंट डिफरेंट है। तो दिखेंगे तो हर जगह, लेकिन लीनियर नहीं दिखेंगी। यस तरंगे हर जगह नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, ये तरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती। क्लियर है बेटा? तो अब ये होता है बेटा कि भूकंप की तरंगों का शैडो जोन मिलता है।
जैसे आप ज्योग्राफी पढ़े थे तो उसमें रेन शैडो जोन आपके सामने आया था। यहाँ पे इन तरंगों का शैडो जोन आता है जिसको कहते हैं पी तरंगों का शैडो जोन, छाया क्षेत्र, और यस तरंगों का छाया क्षेत्र। तो थोड़ा सा बेटा इस पे बात कर लेते हैं, है ना बेटा। तो एक लाइन लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यद्यपि पी तरंगे पढ़िए बेटा, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और आपके जीवन में कोई दूसरा विकल्प हो तो मुझे बताइए। तो इस सत्य को बेटा स्वीकार कर लें, जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही बढ़िया है। आपको अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता मुझे बताएं। बिजनेस कर लोगे, व्यापार कर लोगे, ठेकेदारी कर लोगे, तो क्या कर लोगे आप? नौकरी कर लोगे। और मैंने गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के, मुझे लगता है कि जो डिग्री है, आपकी योग्यता है, उस पर 4-5 हजार से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। या तो माल वाल में जाके सवेरे 9 बजे से रात में 11 बजे तक काम करिए, 8-9 हजार रुपये मिल जाएगा आपको, और तेल तो निकाल ही लेंगे आपका। कहने के लिए कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माल में काम करने वाले कोई बच्ची 10 बजे पहले घर जा पाते हैं। तो बेटा पैसा कमाना बड़ा सहज नहीं है। अभी अब जो लोग उस फील्ड में उतरे होंगे वो समझ ही रहे होंगे। ठीक है। और अदरवाइज अपने गार्जियन से पूछो, जो आपके एक इशारे पे आपको पैसा उपलब्ध करा देते हैं, तो आपको पैसे की वैल्यू समझ नहीं आती। लेकिन एक दिन ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। जो हम लोग मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं बेटा, हम लोगों की परेशानी है कि हमारे पास 100-200 करोड़ रुपया बिल्कुल नहीं है कि हम अपने बच्चों को कोई बिजनेस मैनेज करा दें या कुछ करा दें। कुल मिला जुला के हम लोगों के पास एक ही विकल्प है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए, और पढ़ लिख के अगर वो अपनी जिंदगी बना लिए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो जिंदगी तो जीनी ही होगी। अरे मनुष्य के रूप में आपका जन्म हुआ है तो जिएंगे, है ही है। गाय की तरह से भागिए मत, सुसाइड मत करिए, आत्महत्या मत करिए, मैदान जंग छोड़िए मत, तो जीना तो पड़ेगा ही। अब कुत्ते बिल्ली की तरह से जिए, कीड़े मकोड़ों की तरह से जिए, जीना तो पड़ेगा ही, और जीवन है तो जिएंगे ही। तो बेटा जिंदगी को सुंदर कर लो, और सुंदर करने का आज के जमाने में जितना अच्छा विकल्प है, इतना अच्छा विकल्प अभी तक कभी नहीं रहा। एक जमाना वो था कि आपके बाहु में ताकत होती थी, बाहुबल होता था तो आपकी जिंदगी बेहतर होती थी। तलवारों में धार होती थी तो आपकी जिंदगी बेहतर होती थी। आज की डेट में आपकी पेन में धार है तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। घर में बैठ के पढ़ना है, और राजा बनने में देर नहीं लगेगी आपको। तो सब कुछ आप ही के पास है। दुख खाली ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आपके पास नहीं है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कहाँ तक होगा कहना बहुत मुश्किल है ना। हर देखो, पढ़ाई कहीं से वेस्ट नहीं होती। एकेडमिक में अच्छे विद्यार्थी रहे हो वो भी काम आने वाली है। कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में आज तक पढ़ा है बड़ी तबीयत से, वो सब काम आने वाला है कंपटीशन में। लेकिन यह है कि कहीं तो गंभीरता से पढ़ लो बेटा। अब हर जगह निराशा हाथ लगती है, कुछ भी पूछिए तो बताने में तकलीफ होती है। बहरहाल, हाँ, क्या लिखा बेटा? यद्यपि पी तरंगे किस प्रकार की बेटा? अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग होती है, इसलिए माध्यम चाहे ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो, इसलिए माध्यम चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ये संचरित होती है। क्या करती है बेटा? चलती है। संचरित होने वाला मतलब चलती है। परंतु परंतु तरंगें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती हैं तो तरंगें जब एक माध्यम से, कहा बेटा?
दूसरे माध्यम की ओर जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, डेविएट हो जाती हैं। क्लियर है बेटा? अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इसलिए पी तरंगे धरातल पे प्रत्येक स्थान पर, इसलिए पी तरंगे धरातल पर प्रत्येक स्थान पर सीधी रेखा में नहीं चल पाती। सहमत हैं? डेविएट हो जाती होगी ना रास्ते में, सीधी रेखा में नहीं चल पाती। वरन इनका छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन प्राप्त होता है। अच्छा, एक काम करते हैं बेटा, एंगल लिख लेते हैं और डायग्राम में हम आपको समझा देंगे अभी थोड़ी देर में। जो लिखने वाला काम है वो तो निपटा ही लें। लिखें, पी तरंगों का छाया क्षेत्र 143 डिग्री से 103 डिग्री के मध्य प्राप्त होता है। अब ये क्या है बेटा, अभी मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। 143 डिग्री से कहां तक बेटा? 103 डिग्री तक प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं? कुछ आइडिया लग रहा मैं क्या बोल रहा हूं? 143 डिग्री से 103 डिग्री तक प्राप्त होता है। अभी हम डायग्राम से दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे लिखो, यस तरंगे पैरा चेंज करके बेटा, पैरा चेंज करके लिखिए। यस तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। इसलिए ये तरंगे प्रत्येक माध्यम में संचरित नहीं हो सकती। प्रत्येक माध्यम में नहीं चल पाती। सहमत है बेटा? हाँ। इसलिए इनका भी छाया क्षेत्र प्राप्त होता है। जो दोनों ओर 143 अंश तक है। ठीक है बेटा? तो ये क्या है 143 डिग्री वाला? ये इनका शैडो जोन है, छाया क्षेत्र, माने इसके बीच में यह तरंगे नहीं देखी जाती, पाई ही नहीं। अब डायग्राम से देखो तो समझ पाओ। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, भूकंप कहीं आया तो भूकंप चाहे जहां आए, तरंगे हर तरफ जाती है, एवरीवेयर। मैंने कहा ना कि पृथ्वी को स्कैन कर डालती है, जैसे कि स्कैनर स्कैन करता है, ये पूरी पृथ्वी को स्कैन करती है। हर यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे, हर जगह जाएंगे। लेकिन बस परेशानी है कि हर जगह एक बराबर ताकत से नहीं जाएंगे। धरती के अंदर जितना ये ज्यादा चलेंगे, डिस्टेंस जितनी लंबी होती जाएगी, इनकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। और धरती पे जहां ये सबसे नजदीक वाले इलाके में पहुंचेंगे, वहां पूरी एनर्जी के साथ जाएंगे।
और वहां कहर बरपा देंगे। तो मुझे लगता है आपको दिख ही रहा है सबसे नजदीक कौन है, ठीक ऊपर वाला स्थान होगा ये स्थान बेटा, बोल नहीं रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो ये तो इसका हो गया एपी, यहां भी जाएगी। इसको हमने क्या कहा था, सिस्मिक फोकस कहा था, अगर याद हो तो। और इसको क्या कहा था, ईपी सेंटर कहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां से तरंग एक ठो निकलती है और सीधे ईपी सेंटर पे जाती है, नहीं नहीं, एवरीवेयर एवरीवेयर जाएंगे। और पृथ्वी में यही कहीं है पृथ्वी का कोर, बोल नहीं रहे। तो डेफिनेटली पृथ्वी के कोर के बारे में मान्यता है कि लिक्विड फॉर्मेट में है। बाद में लेमैन डिस्कंटिन्यूटी ने कुछ इसके कॉन्सेप्ट को बदला। ऊपर एक लेयर है तरल की, अंदर ठोस है, वो सब छोड़ो, वो सब चर्चा का विषय है, वो हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि यहां से पी तरंगे भी निकलेंगी और यहां से यस तरंगे भी निकलेंगी, बोले बेटा, हर तरफ जाएंगे पी तरंगे भी। तो पी तरंगे तो इसको भी क्रॉस करेगी, तरल में भी चलती है, यस तरंग इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली अगर यस तरंग आएगी तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि वो इधर से और इधर के बीच में यस तरंगे नहीं दिखेंगे, दिखेंगे। और मुझे लगता है बाकी हर जगह यस तरंगे दिखेंगे, बोल नहीं रहो। सिर्फ यही एक इलाका है जिसको हम लोग कहेंगे यस तरंगे। तो ये जो डिग्री बनती है बेटा 143 डिग्री टू 143 डिग्री, वाह, दोनों तरफ। अगर सेंटर से मान लो तो डिग्री आपको समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा। तो इसकी डिग्री बन रही है 143 और इसकी डिग्री बन रही है 143, क्लियर है बेटा। यहां आपको यस तरंगे नहीं दिखेंगे, इसको बोला जाता है कि यस तरंगों का शैडो जोन। लेकिन ये देखा जाता है कि 103 से, यानी 103 डिग्री से 103 डिग्री इधर में, इस इलाके में इधर भी और इधर भी पी तरंगे नहीं दिखेंगे, बोल नहीं रहे बेटा। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि काहे नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी इसके बीच में आया होगा मेंटल भूप्रवाह, और इसमें अपर क्रस्ट भी है लोअर क्रस्ट भी है, अपर मेंटल भी है लोअर मेंटल है, डेंसिटी का डिफरेंस है। और माध्यम का अंतर किस आधार पे कहा जाता है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम अलग है, इसका क्या आधार होता है, और कोई आधार नहीं होता, सिर्फ आधार होता है डेंसिटी। गर्म हवा और ठंडी हवा ये भी अलग अलग माध्यम माने जाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग है। और अगर कोई तरंग गर्म हवा से ठंडी हवा की ओर बढ़ेगी, नहीं चलेगी सीधी, वो जरूर घूमेगी। उस ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि माध्यम तो सर एक ही है, आपके हिसाब से एक है, बट देयर इज डेंसिटी डिफरेंस। और डेंसिटी डिफरेंस है तो अलग माध्यम जैसा व्यवहार करेगा। गर्म पानी ठंडा पानी अलग अलग माध्यम जैसा व्यवहार करेंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग है। तारे काहे टिमटिमाते हैं, हम विकल्प दे रहे हैं ना बेटा, नहीं तनाव में मत आइए, हम खुद ही विकल्प दे रहे हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। बारह बज रहे हैं, इसके चेहरे पे तो एक बज रहा है। आप बोलो भाई, पढ़ लो बेटा, अपनी क्लास की सिलेबस की चीजें ही उसी को पढ़ लो, कोई परेशानी है नहीं, काम बन जाएगा। आपने क्या कहा, आर यू श्योर, भरोसा है। तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाने से क्या रिश्ता, नहीं अब नया नाम मत जोड़िए, अपवर्तन से डिफाइन कर दीजिए।
जैसे मैंने ये बोला कि तारे जो आप ट्विंकल करते हैं, अब देख तो कभी तेज रोशनी, कभी कम, कभी ऐसे, तो जगमगाते रहते हैं जैसे, तो ऐसा क्यों होता है? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा गया आपसे। नहीं, जवाब तो सही है आपका, जवाब तो 100% सही है। व्याख्या में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये हो रही है कि आप जहां हो और उसके ऊपर आपका वायुमंडल है और निर्वात में है तारा, तो जो उसका प्रकाश आ रहा है वो वायुमंडल को होते हुए आपकी आंखों तक आ रहा है। वायुमंडल में जो गैसें हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पे हैं तो उनकी डेंसिटी अलग अलग है। तो कभी वहां का प्रकाश आके अपवर्तित होकर सीधी आपकी आंख पे आता है, और चूंकि जो वायु है वो स्थिर नहीं होती, वो इधर उधर फ्लक्चुएट करती रहती है, तो फिर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि अपवर्तित होकर जो रेज आती है वो आपके बियॉन्ड हो जाती है, फिर वो नहीं दिखता। फिर थोड़ी देर में एक कुछ किरण आप तक पहुंच जाती है, क्योंकि वायु एकदम फिक्स तो है नहीं, या पर्सन जैसे होगा वैसे ही होगा, जरा सा मूवमेंट हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। बस इसी कारण थोड़ा सा ये सब ड्रामा होता है। हर चीज जानिए बेटा, क्लियर है बेटा? तो जो आपने लिखा था उसका यही मतलब है, क्लियर है? तो इधर क्या है, पी तरंगों का शैडो जोन है जो 143 से 103 के बीच में, इधर भी, और 143 से 103 के बीच में इधर भी। लेकिन यस तरंगों का शैडो जोन पूरा इतना है, 143 इधर से लेके 143 इधर तक, जो बाय द वे आपने लिखा है। क्लियर है बेटा? अब लिख लें, भूकंप की तरंगों का, नहीं नहीं सॉरी, अभी एक रह गया बेटा, लिखें यल तरंगे, यल, यल फॉर है बेटा। एक बच्चा कहा कि सर अब कैसे बोले, हम कहीं बोल दो, एल्फा, कहा लव, लव वेव, हाँ यही नाम है इसका। आप कहेंगे कि सर ये नाम कौन रख दिया, बता रहे हैं कौन रख दिया। जिस वैज्ञानिक ने इन तरंगों का खोजा था उसका नाम था डीएच लव, उनके नाम पे इन तरंगों को लव वेव कह दिया जाता है, ठीक है? वैसे एक एल का मतलब इनका होता है लॉन्ग वेव, और इसे हम लोग सरफेस वेव भी कहते हैं, यानी धरातल की तरंगें कहते हैं। क्लियर है बेटा? है बड़ा महत्वपूर्ण। और एक बात समझ लें, इनकी गति सबसे कम होती है, और आखिरी तबाही यही मचाते हैं, सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाते हैं वो यही पहुंचाते हैं। वो होता क्या है बेटा, ये समझ लें। एक्चुअल में ये तरंगें भूकंप से डायरेक्ट तो नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि भूकंप से अगर उत्पन्न होती तो ये सिस्मिक फोकस उत्पन्न होती। बड़ी मजेदार बात है कि ये तरंगें जो उत्पन्न होती है वो कहां से बेटा, ईपी सेंटर से उत्पन्न होती। ईपी सेंटर माने यहां से यल तरंगें उत्पन्न होती। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां से कौन सा कारक बन गया उत्पन्न होने के लिए, तो वो ये कारक होता है ना बेटा कि धरती में ये दोनों तरंगें बड़ी हलचल मचाती हैं, और सब पदार्थ इधर उधर जो होते हैं इनको एडजस्ट किया है, सेटल। जैसे एक डिब्बे में ढेर सारा कंकड़ उंकड़ रख लो, कंकड़ बड़े बड़े, और डिब्बा थोड़ा सेक करो, तो आप देखोगे कि ऊपर के जो कंकड़ पत्थर हैं वो सेटल होंगे। अरे भाई, हम तो हाउसवाइफ गृहिणियों को अक्सर देखे कि एक महिला थी, एक डिब्बे में चीनी रख रही थी, डिब्बा भर गया, चीनी बच गई। अब थोड़ी सी थी, वो सोच रही थी कहाँ इधर रखे, डिब्बे को हिलाया 3-4 बार, 1 इंच की जगह बन गई उसमें। ये क्या हुआ, ये सेटलमेंट हुआ, यानी पार्टिकल पार्टिकल के बीच की जो दूरी थी वो एडजस्ट हुई, तो जगह थोड़ी सी क्रिएट हो गई। ये धरती रीसफल करती है, और रीसफलिंग कहाँ महसूस होगी,
सरफेस पे महसूस होगी, और कहाँ महसूस होगी? तो पी और एस तरंगों के प्रतिफल में, काउंटर में, भूकंप अधिकेंद्र से यस तरंगे उत्पन्न हो जाती है, सॉरी यल तरंगे उत्पन्न हो जाती है। इनको लॉन्ग वेव भी कहते हैं, सरफेस वेव भी कहते हैं, लव वेव भी कहते हैं। और लव वेव इसलिए कहते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम था डीएच लव। नाम कुछ भी हो, जलेबी सिंह नाम हो आपका, कौन रोक सकता है? राबड़ी देवी नाम है ही है तो नाम है भैया, कुछ भी नाम रख लो। तो अब उनका नाम था डीएच लव, उन्होंने सब पता लगाया, सो उन्हीं के नाम पे इस तरंगों को अमर कर दिया गया। थोड़ा इसको भी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा बेटा? एल तरंगे, ऑब्लिक करके लिखो लव वेव। लिखे? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है बेटा, बड़ी देर से कूद फांद मचा रहा है, तो अब मैं रोक नहीं पा रहा हूं, बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। बड़ी देर से बार बार वो इंडिकेट कर रहा है कि अरे बोलो जल्दी से, फिर मैं भूल जा रहा हूं, तो इस बार नहीं बोल रहा हूं। रेडान गैस का नाम सुना? रेडॉन गैस है ना? तो मैंने भूकंप पढ़ाते पढ़ाते ही कहां से याद आ गया रेडान गैस। एक बात समझिएगा, रेडान गैस आज की डेट में सबसे बड़ा सूचक है भूकंप का। जब वायुमंडल में अचानक रेडान गैसें बढ़ने लगे, इनकी मात्रा सामान्य स्तर से बढ़ने लगे, ये सूचक होती है कि अब भूकंप आने वाला है। क्योंकि रेडान गैस धरती के अंदर है, और जब ये बाहर निकलने लगती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं न कहीं से क्रैक्स उत्पन्न हो रहे हैं, और रेडान गैस बाहर आ रही है, धरती में कंपन शुरू हो रहा है ना बेटा? तो लास्ट में हम लिखा देंगे, वो याद दिला दीजिएगा कि मैं भूलू ना। चलो बेटा आगे बढ़े। हाँ, डी एच लव नामक वैज्ञानिक ने इन तरंगों का व्यापक अध्ययन किया। उन्हीं के नाम पर इन्हें लव वेव कहते हैं। इन तरंगों की उत्पत्ति पी तथा एस तरंगों के प्रतिफल में होती है, प्रतिक्रिया में होती है, तथा ये तरंगें भूकंप अधिकेंद्र से, तथा ये तरंगें कहां से बेटा? भूकंप अधिकेंद्र से उत्पन्न होती हैं। भूकंप केंद्र से, सॉरी भूकंप अधिकेंद्र से यानी इपी सेंटर से उत्पन्न होती हैं। क्लियर है बेटा? इनकी गति सबसे कम होती है। इनकी गति क्या होती है बेटा? सबसे कम होती है। तो कुछ होती होगी, लिख लिया जाए, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। बाकी का बेटा याद दिलाओ, पी का 8 क्या? पूरा बोलिए ना, प्रति घंटा हो जाएगा परीक्षा में जाके। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, वो घंटा फंटा कब हो जाए कोई समझ में नहीं आएगा, मिनट बना दो, सेकंड बना दो, ये कंफ्यूजिंग का स्कोप है, तो उसको बोलिए पूरा जब भी बोलें। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और उसकी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बेटा? तो मुझे लगता है सापेक्षिक रूप से आप समझ ही रहे हैं किसकी गति सबसे कम है। यल तरंगों की गति सबसे कम है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये तरंग है
ये भी किसी न किसी प्रकार की होगी। अरे भाई, यांत्रिक तो है ही है, उसमें कोई ढीला हवाली है ही नहीं है, लेकिन यांत्रिक भी तो दो प्रकार की होती है ना बेटा, मैकेनिकल वे भी तो दो प्रकार की होती है। इसमें कौन वाले प्रकार की है, वो थोड़ा सा लिख लीजिए बेटा, लिखें। ये तरंगे भी अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स। ये तरंगे भी कैसी बेटा, अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। सर्वाधिक क्षति, सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक क्षति इन्हीं तरंगों के कारण होती है। क्लियर है बेटा? इन्हीं तरंगों के कारण होती है। ठीक है बेटा? अब एक हेडिंग बना लीजिए, भूकंप का मापन। तो समय के साथ साथ बेटा भूकंप के मापन का तरीका भी हम लोगों का बदलता गया। आज देखते ही हैं, जब भी सुनते हैं तो हमेशा बताता है कि रिक्टर पैमाने पर इतना, मैंने आज की डेट में जो पैमाना हम लोग धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं तो कौन है बेटा, रिक्टर स्केल। तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं बेटा, है ना। पहला लिखें, मार्केली पैमाना। मार्केली वैज्ञानिक का नाम था, और ये जो पैमाना मानक के साथ नाम आता है ना बेटा, वो वैज्ञानिक का नाम होता है। मार्केली स्केल या मार्केली पैमाना। हाँ, तो बस एक बात ध्यान रखना कि आज की डेट में इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन चूंकि ये पैमाना विकास किया गया था, काफी दिनों तक हम लोगों ने इसका प्रयोग किया, आज की डेट में नहीं करते, तो थोड़ा सा इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, सुन लीजिए फिर लिखिए, घबराइए मत। इस पैमाने का विकास जो हुआ था बेटा, वो 1884 में किया, मार्केली ने किया। फिर 1902 में इसे थोड़ा संशोधन भी किया गया। तो पूरा पैमाना जो फाइनल आया वो ये कि भूकंपों को कुछ 12 कैटेगरी में बांटा गया। कितने बेटा? 12 कैटेगरी में डिमार्केट किया गया। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि जो कैटेगरी का डिमार्केशन हुआ था वो उनकी एनर्जी के आधार पर नहीं हुआ था, गुण के आधार पर हुआ था। यानी ये क्या था बेटा, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के आधार पर मापा गया, गुण के आधार पर मापा गया। अब बड़ा हास्यास्पद था, मैंने बहुत बढ़िया तो नहीं था, लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां तो कुछ है ना। तो उन्होंने ये बताया कि जब घर की पहली मंजिल पे भूकंप का अनुभव हो तो तीसरे प्रकार का, चलती हुई कार में भूकंप का अनुभव है तो धमाका प्रकार का। अच्छा, कार नहीं हमारे पास तब, और हमारे घर में कुल मिला के एक ही मंजिल है, तो मैंने ये जो पैमाना उनका था वो बड़ा व्यवहारिक नहीं था बेटा। माने लक्षणों के आधार पे कि अगर ऐसा होगा तो इस श्रेणी का मानेंगे, वैसा होगा तो इस श्रेणी का मानेंगे, तो काम चल रहा था हम लोगों का उसी से। लेकिन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है समझ ही रहे हैं किस देश में होगा, ये स्विट्जरलैंड में होगा। कैलिफोर्निया है ना बेटा, कहाँ है बेटा? कनाडा में। हाँ, अमेरिका में। वेरी गुड, यूएसए में है भाई कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से संबद्ध वैज्ञानिक रहे, और 1935 में इन्होंने अपना स्केल बनाया, और अपने नाम पे ही इन्होंने इस स्केल का नाम रख दिया रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। और ये जो पैमाना था ना, ये गुण के आधार पे नहीं था, ये मैग्नीट्यूड के आधार पे था। यानी भूकंप की ताकत कितनी है, पहली मंजिल हिले ना, अच्छा सहारा के मरुस्थल में आ गया भूकंप, तब तो घर वर वहां है ही नहीं है, तो फिर तो नापना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके आधार पर हम बताएंगे। और ये लॉगरिथमिक मेथड पे बनाएंगे, लॉग मेथड पे बनाएंगे। और कहा जाता है कि सामान्य रूप से इस पैमाने के 7 या उससे अधिक तीव्रता के जो भूकंप होते हैं,
वो बहुत भयानक होते हैं। आप नोटिस करना, टीवी पे जब भी देखना, मैं तो यही देखता हूँ, इवन आप 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप देखोगे तो आप एक लाइन खींच लो, 6 के ऊपर अगर कोई भूकंप आया होगा, देखना तो भूकंप आता ही रहता है। अगर उसने बोला कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे इतना रिकॉर्ड की है, तो इतना जो बोलेगा उस पर नजर रखना। अगर वो 6 के ऊपर हुआ तो मौत तो होगी तय जानो, लोग मरेंगे थोक के भाव में। अब ये कि 6 के कितना ऊपर होगा, मौत का आंकड़ा उतना बढ़ता चला जाएगा। यानी जब भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे 6 से ज्यादा होती है तो तबाही शुरू हो जाती है, और 7 के ऊपर महातबाही होती है। और अच्छी न्यूज ये है कि अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे 6 से कम हो तो आनंददायक भूकंप आएगा, हिलडुल के रह जाओगे, घर में दरार वरार आ जाएगी, क्रैक्स वगैरह आ जाएगी, लेकिन ये कि जान माल की बहुत ज्यादा क्षति नहीं हो पाती। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि कोई भूकंप की तीव्रता 6 है और किसी भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पे 6.1 है। जैसे मान लो रिक्टर पैमाने पे किसी भूकंप की तीव्रता 6 आई और किसी की 7 आई, तो बुद्धि तो कही रहेगी 7 वाला तो ज्यादा तेज होगा। कितना तेज होगा इसका आपको आइडिया नहीं, बस इससे अंदाजा लगा लो कि 6 से 6.1 तीव्रता के भूकंप की ताकत 10 गुनी होती है। अब ये नहीं है कि 6 बोल दिए तो 6.1 भी बोल दो। 6 और 6.1 में बहुत डिफरेंस है, 10 टाइम्स का डिफरेंस है। और मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं 6.2 का मतलब लॉगरिथमिक मेथड है ना बेटा। तो अब आप जरा बताओ 6 से 7 होने में तो कहर हो जाएगा, संख्या खाली एक बढ़ रही है बेटा। ये सब बेटा एनर्जी के बेसिस, थोड़ा दो दो लाइन लिख लिया जाए बेटा। हेडिंग बन गया, मार्केलिक स्केल। हाँ लिखिए, इसका विकास सन 1884 में मार्केली द्वारा किया गया। जानते रहिए बेटा, काम आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो ना आए, कुछ आपका लेके थोड़ी चला जाएगा। इसका विकास सन 1884 में मार्केली ने किया। इसे वर्ष 1902 में संशोधित किया गया। संशोधित किया गया। क्लियर है बेटा? हाँ लिखें। इसमें इसमें गुण के आधार पर इसमें गुण के आधार पर भूकंपों को 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितने बेटा? 12 श्रेणियों में क्या किया गया बेटा? विभाजित किया गया, बांटा गया। क्लियर है? जो अधिक व्यवहारिक नहीं था, जो अधिक व्यवहारिक नहीं था। ठीक है बेटा? वर्तमान समय में इस पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्तमान समय में इस पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं यूज करते हम लोग। क्लियर है बेटा? अब हेडिंग बना लीजिए, रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल।
रिक्टर पैमाना, या क्या कहते हैं बेटा, रिक्टर स्केल इंग्लिश में। तो थोड़ा सा तथ्यात्मक भी रहे तो ज्यादा अच्छा है। इस पैमाने का विकास सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक रिक्टर ने किया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक किसने बेटा, रिक्टर ने किया। लॉगरिथमिक मेथड का प्रयोग करते हुए उन्होंने ऊर्जा के आधार पे लॉगरिथमिक, लॉग नहीं पढ़े हो कभी? अच्छा नहीं है आज के डेट में। लॉगरिथमिक मेथड का प्रयोग करते हुए ऊर्जा के आधार पे एक पैमाने का विकास किया। ऊर्जा के आधार पे एक पैमाने का क्या किया बेटा, विकास किया। ठीक है बेटा, ये जो पैमाना है बेटा वो गुण के आधार पर नहीं है कि ऐसा होगा तो एक, ऐसा होगा तो दो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ना हो या कुछ हो, जो भी मेजरमेंट होगा वो उसकी एनर्जी के आधार पर। क्लियर है बेटा? देखें, सामान्य रूप से 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप सामान्य रूप से 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप विनाशक माने जाते हैं, यानी जान माल की क्षति पहुंचाते हैं। सामान्य रूप से 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप जान माल की क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? एक नोट लिखिए। लिखिए, वर्तमान समय में भूकंप का पूर्वानुमान लगाने में, वर्तमान समय में भूकंप का पूर्वानुमान लगाने में हम मनुष्य सक्षम नहीं हैं। हम मनुष्य सक्षम नहीं हैं, किंतु कुछ लक्षणों के आधार पे इसका पूर्वानुमान, किंतु कुछ लक्षणों के आधार पे इनका पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इनका पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। किस आधार पे बेटा? कुछ सिम्टम्स हैं, तो उसमें से एक बड़ा शानदार सिम्टम है, वो जरूर लिखना होगा। कुछ लक्षणों के आधार पर इनका पता लगाया जाता है। लिखें, भूकंप के आने के पूर्व, भूकंप के आने के पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये नोटिस किया गया। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में, वातावरण में कौन सी गैस बेटा? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। एक बड़ा भारी सिम्टम आज के डेट में हम लोगों को मिल रहा है कि किसी पे नजर मत रखिए, रेडॉन गैस पे नजर रखिए,
और अचानक रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ी हुई प्रतीत हो तो समझ लिए कि भूकंप आने ही वाला है। क्लियर है बेटा? एक और लिख लीजिए बेटा, नोट बनाया है ना, इसको नंबर 1 कर दीजिए और फिर लिखे नंबर 2। नोट नंबर 2, सुनामी जरूरी है बेटा, क्योंकि भूकंप से ही संदर्भित है, इसलिए लिखना बहुत आवश्यक है। सुनामी, लिखें। यह जापानी, एक्चुअल में इसका नाम सुनामी नहीं है बेटा, सुन लो, इसका नाम सुनामिस है और इसकी शुरुआत टी से होती है, टी साइलेंट होता है इसमें, है ना। दोबारा लिखें, यह जापानी भाषा का शब्द है, यह जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है बेटा, जिसका अर्थ भाई कुछ मतलब होगा ना बेटा इसका। जापानी भाषा में सुनामी अगर बोला जाता होगा तो इसका कोई अर्थ होगा। इसका अर्थ बंदरगाह की तरंगे हैं। क्लियर है बेटा? परंतु वर्तमान समय में इसे अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा, फिर लिख लिया जाए। अब ये कहा गया कि जो अंतः सागरीय भूकंप होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्थल के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल सागरों का है। बोल नहीं रहे बेटा? अरे भाई आप ही तो बोले थे 71% क्या है ना बेटा। तो अगर स्थलों पे भूकंप आते हैं तो सागरों में भी आते होंगे, अगर स्थलों पे ज्वालामुखी फटते हैं तो सागरों में भी फटते होंगे, और आपसे 3 गुना आते होंगे। सीधी सीधी बात दिख रही। तो जब अंतः सागरीय भूकंप आते हैं, यानी भूकंप सागर के अंदर आए, और समस्या यह है कि तेज आए, क्योंकि पानी इनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, सोख लेता है। लेकिन अगर तेज, जैसे मैंने उदाहरण बताया था बेटा कि बाल्टी में भर के पानी ले जा रहे हो और उस बाल्टी से कोई कीड़ा मकोड़ा टकरा गया तो पानी में हलचल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, बाल्टी को थोड़ा तगड़ी चीज से टकराना होगा ताकि पूरा पानी वाइब्रेट कर जाए, तब बाल्टी से पानी छलकेगा, तब बाल्टी से पानी गिरेगा। तो अंतः सागरीय भूकंप तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर इनकी तीव्रता तेज हुई तो पूरा सी बेड हिल जाता है, ओशियन फ्लोर हिलता है, और जब पूरा ओशियन फ्लोर हिलता है बेटा तो सागर का पूरा पानी डगमगाता है। और मुझे लगता है इस डगमगाने में उसका ज्यादा मूवमेंट कहाँ होगा, थोड़ा आंख से देख लो। जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह का कोई टब है, कोई पात्र है, और जिसमें पानी भरा हुआ है ना बेटा। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर इस बर्तन में हलचल हुई, वाइब्रेशंस हुआ, कंपन हुआ, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा पानी हिलेगा। लेकिन ये हलचल पूरा बेस से हो गई तो पूरा पानी हिलेगा सागर का, है ना बेटा। अब वो कैसे हिलेगा थोड़ा वो भी देख लें। एक मूवमेंट इसका होगा ऐसा, ऐसे, फिर अगला मूवमेंट होगा ऐसा, वो सीसा झूले जैसा मामला बनेगा। अब अगला जो मूवमेंट होगा उसका वो ऐसा। लेकिन इसी तरह का मूवमेंट एक ही बार नहीं होगा, वो कई बार होगा। अब इसमें नोटिस करने वाली चीज क्या है कि जैसे वाटर लेवल तो ये था,
यहां भी वाटर लेवल यही था, बोल नहीं रहे बेटा। अब जरा नोटिस करो कि मध्य से जैसे जैसे आप किनारों की ओर बढ़ते हैं वाटर लेवल की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। जैसे आप देखो यहां वाटर लेवल का डिफरेंस, यहां वाटर लेवल का डिफरेंस और यहां वाटर लेवल का डिफरेंस। तो सबसे अधिक वाटर लेवल का डिफरेंस कहां दिखता है? तटों पर। बोल नहीं रहे बेटा। तो सबसे ज्यादा जो वाटर डिफरेंस दिखेगा वो कहां दिखेगा? तटों पर। और ये इतना डिफरेंस आता है कि पानी स्थलों पे चढ़ जाता है। पानी की प्रॉपर्टी यार हमेशा ऊंचाई से ढालकर चलता है। और पानी अगर यहां ऊंचा हो गया और मान लीजिए कि स्थलों का लेवल यह है, यहां से पानी इधर सागरों में आ रहा था और अगर वाटर लेवल यहां हो गया तो पानी किधर जाएगा ये आपको बेहतर समझ में आ रहा है। और एकदम दन दनाते हुए स्थलों को उन इलाकों में घुसने लगता है, चढ़ने लगता है। एक माली नाम सुना है? माली, अरे नाम माली कर्म है, बाली, बाली द्वीप इंडोनेशिया मलेशिया का सब द्वीप है। इंडोनेशिया में पर्यटकों से बड़ा भरा रहता है। मैंने पढ़ा कि एक पर्यटक जब वो सुनामी आई थी ना, हम लोग के यहाँ भी आई थी, तमिलनाडु वगैरह पे काफी प्रभावित हुआ। एक सुनामी आई तो वो ताड़ का पेड़ पकड़ लिया, पकड़ के लिए पकड़ में आ गया होगा। इतनी ऊंची लहर आई कि वो ताड़ के पेड़ को पकड़ के वही पकड़ के बैठा ना, बच गया वो। तो एक्चुअल में तरंगे एक बार नहीं आती। जैसे पहले झटके में बच गए तो आप ये श्योर मत होइए कि आप बच जाएंगे, पीछे से फिर कोई आ रहा है, ये ताबड़तोड़ हमला करती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन ये है कि उसको जगह बहुत सही मिल गई। ठीक है, और वो अपनी जान बचा लिया। लेकिन इतने भाग्यशाली कहाँ सब लोग होते हैं, है ना बेटा? थोक के भाव में आदमी मर जाते हैं। जापान की हालत तो देखा ही होगा, वीडियो वीडियो अभी भी उपलब्ध है। कारें वारें ऐसे बह रही थी जैसे सूखे खेत में जब पानी पहली बार आता है ना, तो आप देखते हो उसके आगे खर पतवार बहुत रहते हैं, सूखी घास वास खूब बहते रहते हैं। नहीं, जब ताजा ताजा पानी पहली बार सूखे हुए खेत में भरते हो और पानी एकदम तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, तो आगे जो पानी के खर पतवार घास के तिनके ज्यादा नजर आते हैं। वही हाल यहाँ पे हुआ। सुनामी के आगे आगे मुझे लगता है हजारों कारें, पानी की जहाजें बह रही हैं। और मैं तो जब वीडियो पहली बार देखा तो मुझे सही में लगा खेत में पानी भर रहा है कोई। तो करीब से दिखाए तब मेरे होश उड़ गए कि अरे ये तो खर पतवार नहीं, ये तो कार वार है। तबाह हो गया जापान, तबाह होते होते बचा। और इतना तगड़ा भूकंप था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस से हिल गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वाइब्रेट करके फिर अपनी एक्सिस पे आ गई, अदरवाइज एक्सिस का डेविएशन हो गया होता, फिर तो जलवायु का परिवर्तन हो गया होता, है ना? देखना, देखिए अंतः सागरीय भूकंपों के कारण, अंतः सागरीय भूकंपों के कारण सागरों में ऊंची ऊंची लहरें तटों के पास उत्पन्न होने लगती हैं। इन्हें ही सुनामी कहा जाता है। इनसे जान माल की अत्यधिक क्षति होती है, इनसे जान माल का अत्यधिक नुकसान होता है। क्लियर है बेटा? तरंगों की ऊंचाई तटीय भागों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। वो डायग्राम से दिख भी रहा बेटा। तरंगों की ऊंचाई तटीय भागों की ओर क्रमशः क्या बेटा? बढ़ती जाती है।
तमिलनाडु में, अरे लिखो मत, लिखो मत। तमिलनाडु में मछुआरे सागर में मछली पकड़ने गए, वो समुद्र में थे, तभी सुनामी आई, मौत उनके नीचे से गुजरी, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि मिड ओशियन में सागर के लेवल में बहुत हल्का सा डिफरेंस आता है। देखो, मिड ओशियन में सागर के लेवल में बहुत हल्का सा फ्लक्चुएशन आता है और ये पता नहीं चल पाता सागर में, लेकिन किनारों की ओर तो तबाही का मंजर हो जाएगा। अगर 20 सागरों में 2-4 इंच का डेविएशन हुआ तो तटों पे तो मान लो कि 20, 25, 30 मीटर का डेविएशन होगा, तूफान मारने लगते हैं। ये बेचारे मछली उछली पकड़ के तटों पे आ रहे हैं अपने घर पर, इनको ये गलतफहमी हो गई कि लग रहा गलती से हम किसी दूसरे देश के द्वीप पे आ गए। पूरा डिजाइन ही बदल दिया सुनामी ने, परिवार और था ही नहीं, पूरा इलाका खाली हो गया। फिर बाद में मालूम चला कि तो महा विनाशक स्थिति हो गई। इसका बहुत बड़ा प्रभाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पड़ा था। अभी देखो ना, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुनामी का प्रभाव यहाँ भी बड़ा तगड़ा पड़ा। अगर इंडोनेशिया तक प्रभाव गया तो क्या इसको छोड़ के उधर बगल से घूम के गया होगा? तो प्रभाव इसमें पड़ा। उसमें मैंने पढ़ा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियां रहती हैं, जारवा, ओंगे, सेंटली, सॉम्पेन, तमाम जनजातियां रहती हैं। ये सब पता नहीं कैसे, अच्छा अभी आज की डेट में हम लोगों का उनसे कोई संपर्क नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। वो नहीं समझते भारत क्या है, संविधान क्या है, फलाना क्या है, धमाका क्या है। वो आज भी जंगलों में अपने आदिम रूप से रहते हैं, बहुत ढेर सारे तो कपड़े उपड़े भी नहीं पहनते। आज की डेट की बता रहे हैं, आज की डेट की बात, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और आजकल पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ अंडमान, है ना? जिसको देखो वही बताता है कहाँ जा रहा है, अंडमान जा रहे हैं घूमने, तो जाइए घूमने, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, सेंटलीज के इलाके में गलती से मत चले जाइएगा, वो 1 सेंट का विलंब नहीं करेंगे मारने में, घड़ी देख के। अच्छा, एक वीडियो मुझे लगता है आपने देखा होगा कि एक विदेशी पर्यटक, काफी बड़ा चर्चा हो गई थी, टेलीविजन वगैरह में दिखा रहा था, एक विदेशी पर्यटक आया था भारत घूमने, तो वहां पे एक द्वीप का नाम है सेंटलीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक मछुआरे, एक बोट वाले से उसने कहा कि मुझे सेंटलीज द्वीप के किनारे ले चलो। वो तो वीडियो दिखाई दे रहा था टीवी में, हम आप ही नहीं देख पाते हो, दुख की बात यह है, टीवी में पता नहीं क्या देखते रहते। और उसने मना किया, भाई देखो वहां पे पर्यटन है ना बेटा, तो जो बोट वोट चलाने वाले हैं उनको पैसा चाहिए। उसने बोट वाले को अच्छा पैसा दे दिया, कहा कि हमको सेंटलीज द्वीप पे ले चलिए। उसने कहा सर नॉट अलाउड, सेंटलीज द्वीप पे जाना किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत खतरनाक जगह है, वहां आदिवासी जनजाति रहती है सेंटलीज, और बहुत ही क्रूर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर तो पैसा बोलता है ना, दिया होगा पैसा वैसा, कहा कि ठीक हम सेंटलीज द्वीप पे तो नहीं जाएंगे, करीब तो चल सकते हो ना। अरे भाई बोट लेके उसके करीब तो जा सकते हो। उसको भी लालच आ गई, भाई समुद्र में ही रहेंगे, उतरेंगे नहीं। किनारे गए और एक आदमी नहीं दिख रहा था वहां, ये बायनोकुलर वगैरह से देख रहे थे कोई सेंटलीज दिख जाए। सेंटलीज आदिवासी जनजातियां वहां की सेंटलीज द्वीप पे रहते, उनको सेंटलीज ही कहा जाता है। एक भी दिख नहीं रहा था, और वो धैर्य से इंतजार कर रहे थे कि बच्चे हमारे रेंज में आओ। हाइट पोजीशन से वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये हमारी रेंज में आ जाए, और आ गए। ये बोट वाले से कहा कि थोड़ा और करीब ले चलो, कोई रिस्क तो नहीं दिख रहा है। बोट वाले ने कहा कि ना ना हम उतरे, कहा उतरना नहीं है यार, थोड़ा किनारे चलो ना। और बस वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरे रेंज में देखो, और रेंज में आए, धनाधन तीर, और सब के सब वही मारे गए। बड़ी चर्चा हुई।
वो भाषा तक नहीं जानते, आज तक हम उनकी भाषा भी नहीं समझ पाए, वो बोलते क्या है। जैसे कुत्तों की भाषा हम नहीं समझ पाए हैं, वैसे पालतू कुत्तों की बहुत ढेर सारी बॉडी लैंग्वेज हम समझ पाते हैं, उनकी तो हम बॉडी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। आज की डेट की बात कर रहा हूं। लेकिन भूकंप आने की सूचना इन सबको मिल गई, सुनामी आने की सूचना सबको मिल गई, और सब एकदम अंडमान के ऊंची ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में भाग गए। एक भी आदिवासी नहीं मरा, नॉट अ सिंगल। तबाही का मंजर था पूरे इलाके में। लेकिन अब बातचीत हो तब तो पूछा जाए कि भैया जी कैसे पता चला, और भैया जी धनुष बाण लेके इंतजार कर रहे हैं कि दिख जाओ मेरे इलाके में, है ना। तो ये है बेटा दुनिया आज की डेट में, है ना बेटा। तो अब वो एक्चुअल में देखो, जिनका नेचर के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहता है वो नेचर की भाषा समझते हैं। डॉग आप पालते हो तो कुत्ते की भाषा आप समझते हो। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे खुले जंगलों में शेर के साथ लोग दोस्ती मित्रता कर लेते हैं, वो शेर की भाषा समझते हैं, हम आप नहीं समझ पाएंगे, हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और वो रिस्पॉन्ड करेगा, आप कुछ अलग रिस्पॉन्ड करोगे तो एक थप्पड़ दे देगा आके, और एक ही शेर के एक ही थप्पड़ भर के हैं हम लोग, फिर उसके बाद तो काम ही हो जाएगा। लेकिन आप देखो कितने प्यार से उसके साथ वो रहते हैं, कूदता फांदता है, उनकी बॉडी पे कुछ नहीं होता। लैंग्वेज का मामला है, वो सदियों से उसी इलाके में रहते आए हैं, सदियों से। एक दिन तो मेरे भी होश उड़ गए कि ठीक है वो पहुंचे कैसे होंगे। अरे कभी ना कभी मनुष्य अंडमान में तो गया ही होगा ना, 1000 2000 3000 साल पहले कैसे गया होगा, तैरते तैरते गया तो है, तभी तो मनुष्य वहां है। अब ये कैसे गए होंगे ये बड़े रहस्य की बात है, क्योंकि उस जमाने में ऐसी बोट और इस तरह की चीजें भी नहीं हुआ करती, आजकल तो बड़ी परिवहन के साधन है। बट वहां मनुष्य है, और वो मनुष्य सिर्फ कहने के लिए मनुष्य है। धीरे धीरे सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो रही। वो लैंड ऑर्डर वगैरह हमारा नहीं समझते, तो सरकार बस एक काम कर देती है कि अंडमान घूमने जाते हो तो इलाकों में नोटिस लग जाती है कि इस इलाके में प्रवेश ना करें, क्योंकि ये इलाका हमारा नहीं है। नहीं, हमारा ही है, लेकिन ये इलाका ओंगे का है। तो कहीं पेड़ ओड़ से निशाना साध देंगे तो काम हो जाएगा। ये तो अभी हाल की घटना हुई थी, इतनी पूरी दुनिया में चर्चा हो गई, किसी ने वीडियो बना लिया था, या तो हमको लगता है दूर से कोई बोट उठ रही होगी उसने वीडियो बना लिया, किसी ने वीडियो बनाया, दिखा ये करीब जा रहे हैं तट के किनारे, छोटी बोट थी, किनारे जा रहे थे, किनारे जा रहे थे, और फिर 4-6 बाहर दिखे, दिखे भी वैसा नहीं है, मैंने सी बीच पे 4-6 सेंटलीज दिखे, और एकदम निशाना उसाना भैया बहुत पक्का होता है। वो दुर्भाग्य है कि उनको सरकार पकड़ नहीं पा रही है, संपर्क नहीं, तो ओलंपिक में भेजने में कोई गुरेज नहीं है, और आर्चरी में गोल्ड मेडल तो पक्का हो जाता। नहीं, एकदम ट्रेडिशनल ढंग से धनुष बाण बनाते हैं, निशाना एकदम पिन पॉइंट पे लगता है उनका। आर्चरी में तो बिल्कुल आधुनिक धनुष बाण सब यूज किया जाता है, एयर स्पीड और क्या क्या, वो कुछ नहीं, वो हवा देख के चला देंगे, वो सटीक निशाने पे लगेगा। ये सब है। तो आज यही समाप्त करते हैं बेटा, हेडिंग बना लीजिए अगला टॉपिक की।